उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम, अंकुश लगाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, जो डीबीटी के माध्यम से मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त 2014 में, उसके पहले 65 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने देश का भट्ठा बिठा दिया था। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे थे। देश को किस गर्त में कांग्रेस ने पहुंचाया था। इन सारे घोटालों का जवाब मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला सुना चुका है। व्यवस्था के मामले में देश की हालत खस्ता थी। आज मोदी जी ने देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। कितनी? चौथी। हाँ, तो जब कांग्रेस ने दिया था इनको विरासत में 2014 में, तब भी छठवीं अर्थव्यवस्था थी भारत। नहीं तो जबकि आजादी को 65 साल हो चुके थे कांग्रेस के शासन में, फिर भी छठवें नंबर पे था भारत। धीरे धीरे जब एकदम टूटा फूटा भारत था और उससे उछल के छठवें बना था। आज जबकि 14 से लेकर 26 हो गया है, इतने कार्यकाल के बाद में खाली 2 पायदान चढ़े हैं। नहीं तो साल तक लगातार हिंदुओं को दबाने का काम कांग्रेस ने किया, हिंदुओं का शोषण किया। आप केवल हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, देश के बहुसंख्यक महत्वपूर्ण योगदान है। सब ऐसी बात कर रहे हैं, फिर भी आज आपके शासन में हिंदू खतरे में है, ऐसा क्यों नहीं जाता? देखिए, ये को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सबसे पहले देश के सारे पत्रकारों को जेल के अंदर ठूस दिया था, कितने लोगों को दाना पानी नहीं मिला, वो मृत्यु को वहन किए। आज कितने लोगों की हत्याएं कर दी, सारे राजनेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया। अटल जी, आडवाणी जी जैसे लोगों को भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। पत्रकारिता की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी लगाकर आज जिस प्रकार से संजय गांधी, इंदिरा गांधी ने लोगों का उस वक्त उत्पीड़न किया था, आज वो संविधान की हत्या, इसीलिए संविधान हत्या दिवस। आज लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। 56 राज्य नहीं 56 राज्य सरकारों को गिराने का पाप, लोकतंत्र की हत्या का पाप कांग्रेस ने किया। और ऊपर से राहुल गांधी अफवाह उड़ाते हैं संविधान खतरे में है, जबकि संविधान को नष्ट करने का 111 बार से बाद अमेंडमेंट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। नमस्कार, मैं हूं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं आपका शहर। आज हमारा एक विशेष पॉडकास्ट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल को लेकर है। हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में भाजपा प्रवक्ता शैलेश पांडे जी को। आज हम बात कर रहे हैं मोदी जी के जो कार्यकाल के मायने को लेकर के। उन्होंने नेहरू जी का कार्यकाल को एक्सीड किया है, सुपरसीड किया है और एक नए कीर्तिमान को बनाने जा रहे हैं। 9 जून को ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी एक उत्साह के रूप में, पर्व के रूप में मना रही है इसको। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी नेता की महानता सिर्फ इस बात से तय होती है कि वह कितने दिन शासन पे रहा? क्या मोदी और नेहरू की तुलना केवल कार्यकाल के दिनों के आधार पर हो सकती है? क्या इतिहास रिकॉर्ड देखता है या विरासत? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रवक्ता शैलेश पांडे जी। पांडे जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी। सर, आज का जो दिन है उसको आप किस रूप में मना रहे हैं? देखिए, आज का दिन हमारे लिए और पूरे देश के लिए बड़ा ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 4399 दिन तक लगातार आज प्रधानमंत्री के पद पे हैं और 4398 दिन तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज उनके भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश के सर्वाधिक दिन तक रह रहे वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। मैं संपूर्ण देशवासी 140 करोड़ नागरिकों को भी हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं इस विषय का, और 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सर, जनता का जनादेश तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी जी, बिल्कुल, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन इतिहास केवल चुनाव नहीं देखता। अगर कार्यकाल की ही महानता का पैमाना होता तो दुनिया में कई ऐसे शासक रहे हैं जो बड़े लंबे समय तक शासन किए हैं। जी, अगर ऐसा ही होता तो वो बड़े नायक कहलाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतिहास ये पूछता है कि आपने क्या बनाया। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो बात है, आज आपने कहा कि और भी लंबे कार्यकाल तक रहे, लेकिन क्या इम्पैक्ट रहा? मोदी जी के इस लंबे कार्यकाल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट
क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, मैंने गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है और आज भी सामान्य जीवन यापन कर रहा हूं। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और लाखों लोग सामान्य है, और ऐसे 25 करोड़ से अधिक गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम गरीबों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा इम्पैक्ट और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं, क्योंकि आज गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को उन्होंने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, उनके जीवन मान को ऊपर बढ़ाया। आज गांव में जहां पे हमारी माताएं बहनें शौचालय में जाने में लज्जा महसूस करती थी, खेतों में जाना पड़ता था, अनेक प्रकार की उनको परेशानियां सहनी पड़ती थी, आज 11 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय बनाकर दिया उन्होंने। पहले जनधन के माध्यम से लोग अकाउंट से नहीं होते थे, भ्रष्टाचार इतना बड़ा हुआ रहता था। आपको याद होगा राजीव गांधी जी क्या कहते थे, 1 रुपया भेजता हूँ, 1 रुपया, अभी 18 पैसा पहुंचता है, यानी कि 90 पैसे का भ्रष्टाचार होता है। उस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम, अंकुश लगाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, जो डीबीटी के माध्यम से आज हम सबसे ज्यादा डीबीटी के उपयोग करने वाला पूरी दुनिया में ये हम राष्ट्र हुए। हम ये विश्व का नेतृत्व आज हिंदुस्तान कर रहा है, ये मोदी जी का इम्पैक्ट है। आज भ्रष्टाचार कम हुआ डीबीटी के माध्यम से, आज 55 करोड़ से ज्यादा लोग आज उसका जनधन खाते नया खोल के। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं जी, विदेशों में भी भारत का मान बढ़ा है जी, लेकिन जब तुलना नेहरू जी से होती है जी, तो नेहरू जी और मोदी जी के जो कार्यकाल रहे उसमें कुछ खूबियां भी नहीं जी, नेहरू जी को जो विरासत मिला था 1947 के आजादी के बाद, जी, उस वक्त विभाजन की आग लगी हुई थी चारों तरफ हिंदुस्तान में, लाखों विभाजन भी तो देन होने देन किसी की बात हो, लेकिन जो विरासत मिला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से चर्चा हो रही है। जो उनको विरासत मिला था, विभाजन की आग चारों तरफ थी, लाखों शरणार्थी यहाँ आए थे, बंगाल से पाकिस्तान सब यहाँ आए थे, यहाँ से भी वहां गए, और 560 से ज्यादा रियासतें थी, अलग अलग टुकड़ों में भारत बटा हुआ था। लोकतंत्र का कोई अनुभव नहीं था, तब तक कोई लोकतंत्र का अनुभव नहीं था यहाँ इस देश को, जबकि मोदी जी को विरासत में मिला वो सबसे बड़ा लोकतंत्र जो काफी अपने आप को स्थापित कर चुका था। क्या दोनों परिस्थितियों की तुलना समान है? देखिए, दोनों परिस्थितियों की तुलना समान है, और आप ये समान नहीं है, और आप ये कहे कि बहुत कुछ मोदी जी के को मिल गया और उनको करने के लिए देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त 2014 में, उसके पहले 65 सालों तक कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया था। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहे थे। 1,76,000 करोड़ का घोटाला, तो 10,000 करोड़ का कोयला घोटाला, तो ये घोटाला ये सारे देश को किस गर्त में कांग्रेस ने पहुंचाया था। इन सारे घोटालों का जवाब मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट से अपना फैसला हो चुका है। उसके अलावा मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा, उसके अलावा भी अर्थव्यवस्था के मामले में देश की हालत खस्ता थी। आज मोदी जी ने देश को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया। कितनी? चौथी। हाँ, तो जब कांग्रेस ने दिया था इनको विरासत में 2014 में, तब भी 6वीं अर्थव्यवस्था थी भारत। नहीं तो जबकि आजादी को 65 साल हो चुके थे कांग्रेस के शासन में, फिर भी 6वें नंबर पे था भारत। धीरे धीरे जब एकदम टूटा फूटा भारत था, और उससे उछल के 6वें पर बना था। आज जबकि 14 से लेकर 26 हो गया है, इतने कार्यकाल के बाद में खाली 2 पायदान चढ़े हैं। नहीं तो 2 पायदान भी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। ये आज देखिए, विश्व के कितने बड़े देशों को पीछे पछाड़ के हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया। और आपने जो विभाजन की विभिन्नता की बात कही, आज ये किसकी देन रही? आज मुझे बताइए, उस विभिन्नता के कारण 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। आज पाकिस्तान से ट्रेन में भर के हिंदुओं को काट काट कर भेजा गया था। आज वो इस देश का नागरिक, इस देश का हिंदू बोल नहीं सकता। आज हिंदुओं को इतनी यातनाएं, नहीं, मेरी बात सुनिए, इतनी यातनाएं होने का जवाबदार कौन? जवाबदार वही लोग थे जिन्होंने देश का बंटवारा किया, और आज भी देश को भुगतना पड़ रहा है। कि जबकि देश का बंटवारा ये क्या क्यों हुआ था
कि हिंदू और मुसलमान के नाम पे हुआ था, धर्म के आधार पे हुआ था। हिंदुओं को पाकिस्तान मिला, बांग्लादेश मिला, मुसलमानों को पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला। तो ये बचा हुआ तो हिंदुस्तान का है, हिंदू राष्ट्र है। फिर भी उसके बाद भी 65 साल तक लगातार हिंदुओं को दबाने का काम कांग्रेस ने किया, हिंदुओं का शोषण किया। आप केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं, देश के बहुसंख्यकों को नजरअंदाज करके आप देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुसंख्यकों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। सर, आप ऐसी बात कर रहे हैं, फिर भी आज आपके शासन में हिंदू खतरे में है, ऐसा क्यों नहीं जाता? देखिए, ये 65 साल की कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियां रही, जिसके कारण आज ये हो रहा है। मुझे बताइए, ये वक्फ बोर्ड हो, चाहे मुस्लिम कमीशन हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अल्पसंख्यक आयोग हो, ये किसके लिए? आज माइनॉरिटी की भी एक परिभाषा होती है, एक परसेंटेज होता है, उसके आधार पे आज माइनॉरिटी कौन है? आज उल्टा मैं तो ये देख रहा हूँ, देश के 7 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ चुका है। सर, माइनॉरिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विरासत की बात कर रहा था। मैंने विरासत की बात की थी, तो विरासत जो मिला था उसका तुलना कर रहे थे। क्या वो परिस्थितियां और आज की जो 2014 में एक मजबूत लोकतंत्र था? मैं देखो एक लाइन, लोकतंत्र के सत्ता में नहीं आए। मैं एक लाइन में इसका जवाब देता हूँ जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में जो कारण थे विभाजन का, उसके जवाबदार वही लोग थे। ठीक। नरेंद्र मोदी जी के समय पे जो भ्रष्टाचार और अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत को जो देश दिया था, आज उस परिस्थिति में देश को गर्त से निकालकर सुजलाम सुफलाम बनाने का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को एक विकास की ओर लेके जा रहे हैं और 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और उसके लिए पिछले 12 सालों से लगातार वो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसीलिए यही जवाबदेही के लिए देश की जनता ने 2014 में उनको चुन के दिया। बिल्कुल। तो आज हम चुनाव आयोग की बात करते हैं जी। आज हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, IIT, एम्स, वैज्ञानिक संस्थानों की बात करते हैं, योजना आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उद्योग, लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात करते हैं। इनकी बुनियाद किस दौर में रखी गई? देखिए, बुनियाद कुछ चीजों की रखी गई। ये तो प्रत्येक प्रधानमंत्री की और सरकार की जवाबदेही होती है देश के प्रति, लेकिन उस बुनियाद को जितनी मजबूती से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया है, वो एक विश्व रिकॉर्ड है। आज मुझे बताइए, पहले सिर्फ 7 एम्स थे, आज 23 एम्स बनाने का काम किया। यूनिवर्सिटियां पहले कितनी थी? 400-500 थी, आज 3000, 3500 से ज्यादा यूनिवर्सिटी इस देश में बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पहले 2014 के पहले इस देश के अंदर सिर्फ 5 मेट्रो शहर थे, आज 20 से ज्यादा मेट्रो शहर बनाने का श्रेय मोदी जी को है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज देखेंगे सबसे ज्यादा सर्वोत्तम काम हो रहा है। और जो पहले 4-5 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनते थे, हाईवे बनते थे, आज 33 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से आज लाखों किलोमीटर का काम, हाईवे का काम किया, हाईवे के जाल बिछाया गया है, विकास की गंगा बहाई गई है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। आज अनेक जो यूनिवर्सिटी है, एम्स है, और फिर उसके साथ ही जो IIT है, उसमें पहले की तुलना में मैं देखता हूं तो 100-200% बढ़ोतरी की गई है इस देश के अंदर। आज रेलवे जो नेटवर्क है उसका इलेक्ट्रीफाई, जो पहले 21,000 किलोमीटर था, आज 60,000 किलोमीटर किया। आज देखिए, रक्षा के मामले में मैं कहता हूं देश पहले पीछे हुआ था। हमारे रक्षा का बजट ऐसा है, 71 का वॉर आप भूल रहे हैं। हाँ, 71 का वॉर हमने जीता था और दुश्मन को पछाड़ के पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया था। वो बात मत करिए। लेकिन हम ये भी नहीं बोलते कि 75,000 पाकिस्तानी सैनिक जिन्हें हमारी भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने गिरफ्तार किया था, इंदिरा गांधी ने उन्हें छोड़ दिया था। एक्साइज चीन हमारे हाथ से चला गया, PO के उस वक्त उनकी नीतियों के कारण हमारे हाथ से चला गया। लेकिन आज हम कटिबद्ध है, मोदी सरकार, मोदी जी कटिबद्ध है, PO को हम फिर से लेंगे, हम एक्साइज चीन को फिर से लेंगे, हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक अंतर है, एक नेता ने संस्थाएं बनाई थी जी, नेहरू जी की बात कर रहा हूं जी, और दूसरे नेता ने उन संस्थाओं का उपयोग करके उसको बढ़ाया। जी बिल्कुल, है ना? क्या दोनों उपलब्धियों का स्वरूप एक समान है? देखिए, उन्होंने शुरुआत की, मैं स्वरूप की बात कर रहा हूं, और वो जो देखिए एक टाइम बीइंग होता है। आप दोनों की तुलना अगर आप करते हो तो समय से तुलना आप कर रहे हैं ना, नहीं, समय से बचा के बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ ना कि जो काम की शुरुआत की थी उससे 10 गुना ज्यादा नए काम की शुरुआत। आज मुझे बताइए, चंद्रयान जो अभियान मोदी जी ने चलाया, हाँ, साउथ पोल पर
पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना। ये गौरव मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को मिला मैंने है। माना आज सर, विदेश नीति के मैंने मामले माना, में मैंने- आज आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने पे लाया और हमने आतंकवादी अड्डों को तो उनका नेस्तनाबूद किया ही किया था। पाकिस्तान के जो सेना के एयरबेस पे भी हमने हमला करके एयरबेस को भी हमने तबाह कर दिया था, जिसके लिए घुटने पे आया था। उसके लिए और सुनिए, मोदी जी तारीफ के काबिल है। और आज हमारा देश मोदी जी के नेतृत्व में जो सुरक्षा का गोला बारूद बनाता है, ब्रह्मोस बनाता है, टैंक बनाता है, आज उसकी मांग पूरे दुनिया में बढ़ गई है। आज हम एक रक्षा के गर्व से क्षेत्र कह में सकते हैं। एक्सपोर्टर हो गए सर। 3,300 करोड़ मैंने सारी प्रति बातें मानी। वर्ष हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। मैंने सारी इस वक्त बातें 4,000 करोड़ के लगभग हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। मैंने सारी बातें मानी, मैंने जी। किसी को नकारा नहीं, जी लेकिन परिस्थितियों में जो अंतर था, आप अंतर चूंकि नेहरू से हो रही है, नेहरू और मोदी जी का, तो मोदी जी और नेहरू जी में एक तरह था कि नेहरू जी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनकी आलोचना उस समय खुल के हुआ करती थी। अखबार उनकी नीतियों पर कटाक्ष करते थे, विपक्ष संसद में उनको चुनौती देता था। आज विपक्ष और कई पत्रकार आरोप लगाते हैं कि संस्थाओं पर दबाव बढ़ा है। क्या लोकतंत्र में आलोचना को देखते हुए समझना खतरनाक नहीं है, जैसा कि हो रहा है? आप याद करिए 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर सबसे पहले देश के सारे पत्रकारों को जेल के अंदर ठूस दिया था। कितने लोगों को दाना पानी नहीं मिला, वो मृत्यु को वहन किए। आज कितने लोगों की हत्याएं कर दी, सारे राजनेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया। अटल जी, आडवाणी जी जैसे लोगों को भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। पत्रकारिता की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, इमरजेंसी लगाकर आज जिस प्रकार से संजय गांधी, इंदिरा गांधी ने लोगों का उस वक्त उत्पीड़न किया था, आज वो संविधान की हत्या, इसीलिए संविधान हत्या दिवस। आज लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कांग्रेस के शासन काल में 56 से ज्यादा देश के अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारें, वो केंद्र सरकार ने उसको निरस्त कर दिया था, मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटवा दिया था। मैं इस 12 साल में आपसे पूछता हूं, देश के नागरिकों से पूछता हूं, क्या मोदी जी और मोदी जी के सरकार ने देश के किसी भी राज्य के कांग्रेस पार्टी या अन्य कोई भी पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे या सरकार थी उसको गिराने का काम किया? क्या नहीं किया, एक भी नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने कितने किया? 56 राज्य, नहीं, 56 राज्य सरकारों को गिराने का पाप, लोकतंत्र की हत्या का पाप कांग्रेस ने किया। और ऊपर से राहुल गांधी अफवाह उड़ाते हैं संविधान खतरे में है, जबकि संविधान को नष्ट करने का 111 बार से में अमेंडमेंट करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इमरजेंसी लाके लोकतंत्र हत्या करने का काम इन्होंने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के उनको हराने का काम, उनके विरोध में बोलने का काम किया। अरे इन्होंने तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी नहीं छोड़ा था, उनका भी अपमान किया था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का किसी ने मान बढ़ाया तो नरेंद्र मोदी जी ने। आज जाइए इंडिया गेट पे आज वहां पर एक विदेशी था अंग्रेज, उसकी मूर्ति हटाकर वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई, उनको सलाम किया गया। इस बात को मानूंगा कि नाम बदले गए, क्योंकि हमें विरासत की, हम विरासत को लेकर चलने वाले, हम विरासत को लेकर चल रहे हैं। मैं ये कहता हूं, देखो हमारा जो विचार है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की विचारधारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, अहिल्या देवी होलकर की विचारधारा में काम करेंगे। अब इस देश में, सुनिए मेरी बात, सुनिए, इस देश में अब छत्रपति शिवाजी महाराज ही मान चलेगा। इस देश में कांग्रेस ने और कम्युनिस्टों को लेकर क्या किया? इस देश में अरबन नक्सलवाद फैला, आज हमने नक्सलवाद का खत्म किया इस देश के अंदर। हमने यहाँ पर अब अकबर महान, औरंगजेब महान अब नहीं चलेगा। ये इतिहास जो झूठा लिखाया गया है ना, ये मुगलों का महिमा मंडन किया गया ना, ये अब नहीं चलेगा इस देश में। अब इस देश में सिर्फ और सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप महान, देश के महापुरुषों की मानता ही बताई जाएगी। सर आप लोकतंत्र में है जी, पूरा हिंदुस्तान लोकतंत्र कहलाता है जी। लोकतंत्र में ऐसी बातें, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सलवाद जी, जो अभी आपने कहा राष्ट्र विरोधी बातें जी, तो क्या विषय क्यों दे रहे हैं? मुझे ये बताइए, ये क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बोला? यह क्या किसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक ने बोला? और जेयून के अंदर किसने बोला? कन्हैया लाल वहां मौजूद था, जो उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हुआ करता था, आज कांग्रेस पार्टी का है।
ये उसके मुंह से उसके लोगों ने वहां पर बोला, वो वीडियो पूरे देश ने देखा, न्यूज चैनलों पर चला। अर्बन, बिल्कुल, वहां पे क्या नारे दिए गए? नहीं नहीं नहीं, क्या नारे दिए गए थे? अर्बन नक्सलवाद, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब भाजपा की। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं टुकड़े नहीं, ये नारे कौन दिए? ये इन्हीं कम्युनिस्टों के स्टूडेंट विंग ने दिए थे। हम इसके खिलाफ है। इस देश में देखिए, मोदी जी के रहते हुए भी कोई भी टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेगा इस देश में। अब वो शरजील इमाम और इनकी विचारधारा नहीं चलेगी, औरंगजेब की विचारधारा नहीं चलेगी। औरंगजेब की विचारधारा तो हम जमीन में गाड़ देंगे। ना विल क्रश द मेंटेलिटी ऑफ जिहाद। जिहाद नहीं चलेगा इस देश के अंदर। ये जिस प्रकार से ये विचारधारा के नाम पर ये देशद्रोही काम इस देश के अंदर किए गए, मुझे तो गर्व है मेरे नरेंद्र मोदी जी पर, मोदी सरकार पर। आप देखिए, पाकिस्तान में तख्ता पलट किया गया, आज बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया, आज श्रीलंका में तख्ता पलट किया गया, नेपाल में तख्ता पलट किया। सिर्फ हिंदुस्तान बचा है क्योंकि यहाँ मोदी है इसलिए। ठीक है। और मोदी जी जब तक है ना, आपने माई का लाल। आपने अर्थव्यवस्था की बात करी थी जी। 2014 में जी आपकी सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने वादा किया था हर साल करोड़ों रोजगार देंगे हम, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बेहतर आर्थिक सुधार होंगे, उनके अवसर मिलेंगे। लेकिन आज भी बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय बहस का विषय क्यों बन रही? देखिए, किसानों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि शुरुआत किया। इसके पहले कोई भी सरकार नहीं करती थी। आज हमने किसानों के दुख दर्द, मुझे जवाब देने दीजिए। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि प्रति महीने प्रति 6,000 रुपये, उसके साथ हमारे यहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर भी उनको आर्थिक निधि दी जा रही है। सॉइल टेस्ट के लिए नए हमने उपक्रम चालू किए हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो तुरंत उनको वहां पर हम मदद करते हैं, और किसान के लिए नई वैज्ञानिक संसाधन से हम उनको मदद कर रहे हैं, नई योजनाओं से मदद कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से मदद कर रहे हैं, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और किसान ही देश की रीढ़ की हड्डी है। सबसे ये देश किसी प्रधान देश है, इसलिए हम कृषि मोहताजी बना हुआ सर, मोहताजी बना के आत्महत्या हुए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं। देखिए, वो जो आत्महत्याएं होती है कहीं कहीं जब प्रकृति की आपदा हो जाती है, अब प्रकृति से ऊपर हम नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम हमारे किसानों को संबल देने के लिए नई नई नीतियों के माध्यम से, सम्मान निधि के माध्यम से, हमने आपदा प्रबंधन नीति के माध्यम से उनको हर प्रकार से, सही बात है, हमारी सरकार मदद कर रही है। सही बात है। लेकिन जब और पहले की अपेक्षा कृषि में देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और आज हमारे देश के किसानों के कारण हमारा देश तो समृद्ध है। आज इसीलिए तो देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कोविड आने के बाद देश को जरूरत थी देश के गरीबों को, सामान्य वर्ग के लोगों को संबल देना, ये एक सही बात माना, इसलिए ये सब आप जब उपलब्धि की बात आती है, पूरा श्रेय आप सरकार को देते हैं जी, पूरा श्रेय आप सरकार को दे रहे हैं। लेकिन जब चुनौतियों की बात होती है तो वैश्विक परिस्थितियां या और बातों को आप जिम्मेदार बता लेते हैं, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, ये दोहरा मापदंड नहीं है, लेकिन आज अगर हम कंपैरिजन करते, जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति पूरे दुनिया में हुई है, आज आप देख रहे हैं खाड़ी देशों में जिस प्रकार से युद्ध हो रहा है, इजराइल ईरान का युद्ध हो रहा है, अमेरिका भी उसमें शामिल है, दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, उसमें भी कई देश शामिल हो रहे हैं। आज देखिए, ईरान से आने वाला जो हमारा क्रूड ऑयल था, जो अब हम हमको नहीं मिल रहा है, तो ये वो तो असर पड़ेगा ही ना। नहीं, और अब बात देखिए ना, दूसरे देशों पे, पाकिस्तान पे उसका क्या असर हुआ है, बांग्लादेश पे क्या असर हुआ है, आज अन्य देशों की हालत पुख्ता हो गई, महंगाई वहां पे 100 गुना ज्यादा बढ़ गई, फिर भी हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ी है। मोदी जी ने आज जो जिस प्रकार की अर्थनीति किया हुआ है, जिस प्रकार से हम दुनिया में दूसरों देशों के मुकाबले बहुत कम महंगाई बढ़ी है, और आने वाले समय में ये युद्ध नहीं लड़ता है, हो सकता है तीसरा महायुद्ध हो जाए, तो भी हमको तो और सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि भाग्यशाली है ये देश, भाग्यशाली है देश की जनता, जो इस वक्त बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और यही कारण रहा कि आज देखिए, 550 सालों से भगवान श्री रामचंद्र जी मंदिर का वहां पर मामला चल रहा था, अयोध्या जी में टेंट में बैठे हैं श्री राम जी, लेकिन मोदी जी का वो कार्यकाल रहा कि उनके कार्यकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर हुआ, की बात है,
महाकाल में महाकाल लोक बना, गर्व की काशी बात है। विश्वनाथ में गर्व काशी की बात है कि विश्वनाथ लोक बना। बेरोजगारी की बात करिए सर, जी बेरोजगारी कितनी बड़ी है। देखिए आज का बेरोजगारी, युवा वर्ग जो सबसे बड़ी ताकत है भारत देश की, वो बेरोजगार है और मोहताज है टुकड़ों पे पड़ने के लिए वो आपके मुफ्त के राशन पे। देखिए मैं बताऊं, पहले रोजगार बढ़ाने के लिए 2014 के पहले 370 स्टार्टअप थे इस देश में। मोदी जी के बाद आज 2014 के बाद 1,17,257 से ज्यादा नए स्टार्टअप खुले हैं जो कि रोजगार दे रहे हैं, सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, स्टार्टअप किसको मानते हैं? ताकि नए नए रोजगार स्टार्टअप किसको मानते हैं? नहीं स्टार्टअप नहीं कोई अपना नहीं स्टार्टअप से रोजगार नहीं बढ़ता। बड़ा पाव बेचता नहीं वड़ा पाव बोलता नहीं, छोटी मोटी कंपनियां लगाते हैं लोग, उसमें आईटी के सेक्टर में रहता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में रहता है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहता है। हर सेक्टर से देखिए, हर सेक्टर का विकास होगा, हर सेक्टर में युवा आएंगे प्रतिभाशाली, वो स्टार्टअप लगाएंगे, उसको सरकार हमारी मदद कर रही है। आप कंपेरिजन देखिए ना, कहाँ 200 कहाँ 1 लाख, मैं कंपेरिजन आज नहीं कर कितना रहा हूं। बड़ा कंपेरिजन मैं है, कितना कंपेरिजन नहीं कर स्टार्टअप रहा हूं। बढ़ा है, कितना रोजगार बढ़ा है। कंपेरिजन की बात करें सर, तो इतिहास ये नहीं पूछता। और एक बात उसमें और बोलता हूँ, देखिए आप जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं ना कि ये काशी विश्वनाथ लोक से क्या, महाकाल लोक से क्या, आज आप देखिए अयोध्या जी में पर्यटन कितना बड़ा है, महाकाल में कितना बड़ा है। जितने भी देश के, जिसको कांग्रेस पार्टी एकदम हिंदुओं के जो स्थल थे, आस्था के स्थल, मंदिर और तीर्थ स्थल, इनको वो कभी प्राधान्य नहीं देती थी, वहां पे गंदगी फैली रहती थी, वहां कोई डेवलपमेंट के काम नहीं होते थे। देखिए आज माँ विंध्यवासिनी धाम देखिए, काशी का कॉरिडोर देखिए, महाकाल लोक देखिए, माँ कामाख्या का लोक देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर देखिए, ये सब गर्व की बात है। आज उसके वजह से भी वहां रोजगार बढ़ रहा है, होटल आ रहे हैं। फिर भी बेरोजगारी का स्तर कितना है सर? धीरे धीरे सर मैं ये देखो 12 साल का, लेकिन पहले की अपेक्षा रोजगार बढ़ा है, महंगाई घटी है, और इस देश के अंदर आज की जो वैश्विक नीति है उसके कंपैरिजन में भी हिंदुस्तान दुनिया से आगे है। लेकिन इतिहास पूछता है सर जी, कि इतिहास पूछता है कि उसे विरासत में क्या मिला, सत्तासीन व्यक्ति ने क्या बनाया, संस्थाओं को कितनी मजबूत किया या कमजोर बनाया, समाज को जोड़ा या विघटन किया, उसने आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्या दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए मोदी जी ने लोगों का सम्मान बढ़ाया है, स्वाभिमान बढ़ाया है, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी भारत बनाने के लिए, और 2047 तक संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए तो अपना जीवन झोंक दिया। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है उन्होंने, लगातार सतत कार्यरत, चरैवेती आज सनातन धर्म और की पताका लहराते हुए अपने विरासत को, अपनी आस्था को धर्म पे मत जोड़िए सर। मैं बात कर रहा हूँ जब नहीं, धर्म तो हमारा प्राण है सर, प्राण है सबका, हमारा भी प्राण है, धर्म हमारा प्राण है, हमारा श्वास है, धर्म सब कुछ है। हमने भी धर्म के लिए जान दे देंगे सर, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। लेकिन क्या है कि जो वास्तविकता है सर, उस पर बात करते हैं। आपने जो बात कही उसको सब मैंने माना, लेकिन जो कार्यकाल के दिनों की जो हमने तुलना की, तो ये जो जश्न मना रहे हैं आप, ये अधूरा मूल्यांकन नहीं कहा जाएगा। जश्न हम अकेले नहीं मना रहे, देश का 140 करोड़ नागरिक जश्न मना रहा है। आज दुनिया के 40 से अधिक देशों के जो उनके सर्वोच्च पुरस्कार है, जैसे हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, वैसे ही 40 से अधिक देशों के सर्वोच्च पुरस्कार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो इसका कारण उनकी महानता है, उनकी कार्यक्षमता है। मानता हूं, लेकिन क्या ये अधूरा मूल्यांकन नहीं है? जहां हम धरातल की बात करें तो अधूरा मूल्यांकन नहीं है। एक तरफ बेरोजगारी, गरीबी। ओपी जी, आज तो नरेंद्र मोदी जी को लोग एक अवतारी पुरुष भी कह रहे हैं, एक उनके अंदर एक साक्षात वो ऋषि तुल्य है। आज वो उनके नेतृत्व में, उनके कार्य क्षमता के कारण, उनके उस साधना के कारण, एक तपस्वी जीवन के कारण आज देश प्रगति कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 2047 तक ये देश एक बार फिर से विश्व गुरु बनेगा, स्वामी विवेकानंद के सपनों का भारत बनेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का भारत बनेगा। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। आपको कैसा लगा ये हमारी चर्चा? आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।